क्लियोपाट्रा एक ऐसा नाम जो आज भी सत्ता, सुंदरता और राजनीति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सच ये है कि क्लियोपाट्रा की असली ताकत उसका चेहरा नहीं, उसका दिमाग था। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी। वो अपने समय की सबसे तेज पढ़ी लिखी और राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक महिला थी। टर्न क्लियोपाट्रा का जन्म और परिवार क्लियोपाट्रा का पूरा नाम था क्लियोपाट्रा सातवीं फिलोपेटर। उसका जन्म 79 ईसा पूर्व में हुआ था। वो मिस्र के टॉलेमिक डायनेस्टी से थी, एक ग्रीक मूल का शाही परिवार जो सिकंदर महान के बाद मिस्र पर राज कर रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लियोपैट्रा ग्रीक थी, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह मिस्र की रानी बनाया। ओरोटेरियनान भाषा और ज्ञान क्लियोपैट्रा अपने समय से कहीं आगे थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो 9 से ज्यादा भाषाएं जानती थी। ग्रीक, मिस्री, लैटिन, अरबी, हिब्रू और कई अफ्रीकी भाषाएं। वो पहली टॉलेमी शासक थी जिसने मिस्री भाषा सीखी। इसका मतलब वो सीधे जनता से बिना किसी दुभाषिए के बात कर सकती थी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सत्ता की शुरुआत और संघर्ष 18 साल की उम्र में क्लेओपेट्रा को अपने छोटे भाई टॉलेमी 13 के साथ सिंहासन मिला। लेकिन सत्ता बांटना इतिहास में कभी आसान नहीं रहा। कुछ ही समय में क्लियोपाट्रा को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। उसके अपने भाई ने उसे सत्ता से हटा दिया। अब सवाल था, या तो हार मानो या इतिहास बदलो। क्लियोपाट्रा ने दूसरा रास्ता चुना, जूलियस सीजर और सत्ता की वापसी। क्लियोपाट्रा जानती थी कि अकेले मिस्र की सत्ता वापस पाना नामुमकिन है। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी रोम, और रोम का सबसे ताकतवर आदमी जूलियस सीजर। क्लियोपाट्रा ने इतिहास का सबसे मशहूर राजनीतिक दांव खेला। वो खुद को कालीन में लपेटकर सीजर के सामने पहुंची। ये कोई प्रेम कहानी नहीं थी, ये सत्ता की रणनीति थी। सीजर ने क्लियोपाट्रा का साथ दिया। नतीजा, उसका भाई मारा गया और क्लियोपाट्रा फिर से मिस्र की रानी बन गई। आर्मन क्लियोपाट्रा और सीजर का रिश्ता क्लियोपाट्रा और सीजर का रिश्ता राजनीतिक भी था और व्यक्तिगत भी। उनका एक बेटा हुआ, सीजारियन। क्लियोपाट्रा चाहती थी कि उसका बेटा रोम और मिस्र दोनों का वारिस बने, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। जूलियस सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की रोम में हत्या कर दी गई। क्लियोपाट्रा की सबसे बड़ी राजनीतिक ढाल खत्म हो चुकी थी। अब फिर से खतरा सामने था, लेकिन क्लियोपाट्रा रुकने वालों में से नहीं थी। मार्क एंटनी और सत्ता की नई चाल। अब रोम की सत्ता 3 लोगों में बंटी। उनमें से एक था मार्क एंटनी। क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी का रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं था, ये एक सत्ता का गठबंधन था। दोनों ने मिलकर रोम के खिलाफ ताकत इकट्ठा की। क्लियोपैट्रा ने अपना धन, सेना और जहाज मार्क एंटनी को दिए। दोनों के 3 बच्चे हुए, लेकिन रोम में एक और खिलाड़ी था, ऑक्टेवियन, जो आगे चलकर एम्परर ऑगस्टस बना। रोम बनाम क्लियोपैट्रा। ऑक्टेवियन ने क्लियोपैट्रा को रोम के लिए खतरा बताया। उसने ये प्रचार फैलाया कि क्लियोपैट्रा मार्क एंटनी को अपने जाल में फंसा रही है। रोम बनाम मिस्र युद्ध तय था। एक्टियम की लड़ाई 31 ईसा पूर्व में बैटल ऑफ एक्टियम हुई। ये लड़ाई क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी दोनों के लिए निर्णायक थी। ऑक्टेवियन की सेना ज्यादा मजबूत थी। क्लियोपैट्रा की हार तय हो चुकी थी। मार्क एंटनी ने खुद को मार लिया, ये सोचकर कि क्लियोपैट्रा मर चुकी है। नरनैलोनर्न क्लियोपैट्रा की मौत। जब क्लियोपैट्रा को मार्क एंटोनी की मौत का पता चला, उसने भी कैद में जीने से इनकार कर दिया। उसकी मौत को लेकर आज भी बहस है। सबसे प्रसिद्ध कहानी है, उसने जहरीले सांप एएसपी से खुद को कटवाया। कुछ इतिहासकार कहते हैं जहर का इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक बात साफ है, क्लियोपेट्रा ने रोम के सामने कभी घुटने नहीं टेके। 30 ईसा पूर्व में क्लियोपैट्रा की मौत के साथ मिस्र की आजादी भी खत्म हो गई। क्लियोपैट्रा की असली पहचान। इतिहास ने क्लियोपैट्रा को अक्सर सिर्फ एक सुंदर महिला बताया, लेकिन सच्चाई ये है, वो एक रणनीतिक दिमाग थी, एक कूटनीतिज्ञ थी, एक शासक थी और एक ऐसी महिला जिसने पुरुषों की दुनिया में सत्ता को चुनौती दी। क्लियोपैट्रा सुंदर इसलिए नहीं थी कि वो रानी थी, वो रानी थी क्योंकि वो ताकतवर थी। आखिरी बात क्लियोपैट्रा हमें सिखाती है, सत्ता चेहरे से नहीं, सोच से मिलती है। और इतिहास में जो महिलाएं डरती नहीं,
वही अमर बनती हैं। क्लियोपैट्रा आज भी जिंदा है, कहानियों में, इतिहास में।